हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सबस्टेशन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबस्टेशन में डीसी सप्लाई का यूज़ क्यों किया जाता है। अगर एसी सिस्टम को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है, अगर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स हो, सर्किट ब्रेकर्स हो या रिले सिस्टम हो, ये सभी एसी सिस्टम पर इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं, तो क्यों हमें सबस्टेशन जैसी जगह पर भी डीसी सप्लाई का यूज़ करना पड़ता है। ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसके वजह से डीसी सप्लाई का यूज़ करना इतना ज़रूरी हो गया है, ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबस्टेशन में या जनरेटिंग स्टेशंस में डीसी सप्लाई का यूज़ एक्चुअल में किया कहाँ जाता है। तो देखिए, जो कंट्रोल रूम्स होते हैं या जो कंट्रोल पैनल होते हैं, वहाँ पर उसके ऑपरेशन के लिए, कंट्रोल पैनल के ऑपरेशन के लिए डीसी सप्लाई का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं, वहाँ पर जो रिलेज का यूज़ होता है वो रिले डीसी ऑपरेटेड रिले होते हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी आता है कि जब एसी ऑपरेटेड रिले अवेलेबल हैं, ऐसे रिलेज भी अवेलेबल है जो एसी सप्लाई पर वर्क करते हैं, तो फिर हमें ऐसे रिलेज की रिक्वायरमेंट ही क्यों है जो डीसी सप्लाई पर वर्क करते हो। क्या हम एसी रिलेज का यूज़ सबस्टेशन में या कंट्रोल पैनल के ऑपरेशन में नहीं कर सकते? तो हम एक केस लेते हैं। मान लीजिए कि सबस्टेशन में जो सर्किट ब्रेकर्स लगे हैं या जो इलेक्ट्रिकल पैनल लगे हैं, उन सभी के इंडिकेशन लैंप के लिए हमने एसी सप्लाई का ही यूज़ किया है, और जो कंट्रोल पैनल है, जो कंट्रोल रूम है, उसके ऑपरेशन के लिए भी हमने एसी ऑपरेटेड रिले का सिलेक्शन किया हुआ है। तो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो एसी सप्लाई पर ही वर्क करता है। अब मान लीजिए सबस्टेशन में कोई फॉल्ट आता है जिसके वजह से आपका मेन सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है, आपके पूरे सबस्टेशन की सप्लाई आइसोलेट हो जाती है। तो ऐसे में जब आप सबस्टेशन में पहुंचेंगे, जब आप अपने पैनल रूम में पहुंचेंगे, तो आपको ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन से पैनल में एक्चुअल में फॉल्ट आया है, क्योंकि सभी इंडिकेशन लैंप बंद हो चुके हैं। आप ये याद रखिए कि आपने सभी ब्रेकर्स के, सभी इलेक्ट्रिकल पैनल के जो इंडिकेशन लैंप है उसमें एसी सप्लाई का यूज़ किया है। अब आपके सबस्टेशन में एक मेजर फॉल्ट हुआ है जिसके वजह से पूरी सप्लाई सिस्टम ही आइसोलेट हो गया है, आपके पूरे सबस्टेशन में सप्लाई है ही नहीं। ऐसे में आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इतने सारे पैनल्स में से, इतने सारे सर्किट ब्रेकर में से कौन सा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हुआ है या कौन सा फीडर ट्रिप हुआ है, सो दैट आप उसको चेक करके सप्लाई को वापस से रिज्यूम कर सके। अगर आपने सर्किट ब्रेकर में या किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में जो इंडिकेशन लैंप है उसमें अगर डीसी सप्लाई का यूज़ किया होता, और अगर मेन सर्किट ब्रेकर ओपन होने से आपका एसी सप्लाई पूरी तरीके से आइसोलेट भी हो जाता, तो भी सर्किट ब्रेकर में या आपके इलेक्ट्रिकल पैनल में इंडिकेशन लैंप ग्लो होते रहते थे, क्योंकि वो तो डीसी सप्लाई पर अब वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आप सबस्टेशन पहुंचेंगे तो आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से फीडर में प्रॉब्लम आई है, कौन सा ब्रेकर ट्रिप हुआ है, क्योंकि इंडिकेशन लैंप अभी परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो आप पैनल में देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ब्रेकर ट्रिप हुआ है या कौन सा फीडर ट्रिप हुआ है, और उसके हिसाब से आप अपना एक्शन को प्लान कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि मान लीजिए आपका एसी सप्लाई कंप्लीटली आइसोलेट हो चुका है। अब कुछ वक्त बाद जब आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा, जब आपको फॉल्ट मिल जाएगा, फॉल्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा, और जब आप उस केस को सॉल्व भी कर लेंगे, अब बारी आई है अपने सबस्टेशन को फिर से चालू करने की। जो भी आपके कंट्रोल डेस्क है, जो कंट्रोल पैनल है, उनको वापस से ऑपरेशन में लाने की। पर आपके पास तो एसी सप्लाई अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि जब मेजर फॉल्ट आया था तो आपका एसी सिस्टम पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया था, एसी सप्लाई पूरी तरीके से आइसोलेट हो गई थी। तो अब आप अपने सबस्टेशन को वापस से कंट्रोल डेस्क के थ्रू चालू करेंगे कैसे, क्योंकि किसी भी पैनल को चालू करने के लिए भी तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो आपके पास तो एसी सप्लाई अवेलेबल है ही नहीं। ऐसे में आप कंट्रोल डेस्क को चालू ही नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों, मान लीजिए कि कंट्रोल डेस्क के लिए अगर आपने डीसी सप्लाई का यूज़ किया होता, अगर आपने डीसी ऑपरेटेड रिलेज का यूज़ किया होता, तो भले ही एसी सप्लाई आपके पास अवेलेबल नहीं है, पर डीसी सप्लाई का यूज़ करके आप अपने कंट्रोल पैनल को ऑपरेशन में ला सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो पूरा कंट्रोल पैनल है, जो पूरा कंट्रोल डेस्क है, वो डीसी सप्लाई से ऑपरेट किया जाता है, और डीसी सप्लाई आपके पास अभी भी अवेलेबल है। अब दोस्तों बात आती है कि तो फिर डीसी सप्लाई को हम लाएंगे कहाँ से, डीसी सप्लाई का सोर्स क्या होता है, इंडस्ट्रीज में डीसी सप्लाई को कहाँ से यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इंडस्ट्रीज में बैटरी बैंक का यूज़ किया जाता है। चाहे आप सबस्टेशन की बात करें या नॉर्मल आपके पैनल रूम की बात करें, आपको इंडस्ट्रीज में हर जगह बैटरी बैंक का यूज़ होते हुए दिख जाएगा।
इसका रीज़न यही है कि हमें किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज़ हो, हमें कंट्रोल पैनल के लिए डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। और डीसी सप्लाई हम लोग बैटरी बैंक के थ्रू लेते हैं। बैटरी बैंक को हम लोग एज अ सोर्स यूज़ करते हैं जहाँ से डीसी सप्लाई हम लोग ईजिली ले पाएँ। तो दोस्तों, अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि सबस्टेशन में या जनरेटिंग स्टेशन में आप बैटरी बैंक का यूज़ क्यों करते हैं, या तो कोई आपको अगर घुमा के पूछता है कि सबस्टेशन में या जनरेटिंग स्टेशन में आपको डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इस पॉइंट्स को आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।